धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस नंबर 13 पहला हिस्सा। तकरीबन शाम को 5 बजे हादी उसके पास इजाजत लेकर आया। क्या कुछ पता चला? शहराम ने उसे सवालिया नजरों से देखा, जो परेशान परेशान सा खड़ा था। सर, आपने वाकई में भाभी को गलत समझा। बात वो नहीं जो आपने समझी। वो रुका। शहराम बेसब्री से उसकी तरफ बढ़ा। सच क्या है, बोलो। वो धाड़ा। हकीकत में आफरीन भाभी की दादी की वफात हो गई थी। और अयीज, क्योंकि इनका कजन है तो वो उसे वहीं पर ले गया था। सारी रात वो जनाजे के साथ ही रोती रही थी। ये सुनना था कि शहराम का दिल क्या हादी को मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ दे। ये तुमने रात क्यों नहीं बताया? वो दांत पीस कर धाड़ा। हादी डर कर 4 कदम पीछे हुआ। मैं। वो डर कर चुप हुआ। ये तुम ही थे जिसने मुझे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। शहराम ने इल्ज़ाम इस पर ही रख दिया था, लेकिन ये भूल गया था कि खुद उसकी अकल क्या घास चरने गई थी, जो आधी-अधूरी मालूमात पर ही चराग़बा हो गया था। साथ ही याद आया कि वो आफ़रीन के साथ क्या कुछ कर चुका है। उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो वाक़ई एक पाक और पाज़ औरत पर तोहमत लगाने जैसा घिनौना काम कर चुका है। वो औरत कोई गैर नहीं, उसकी बीवी थी, उसकी इज़्ज़त थी। उसने अपनी इज़्ज़त की चादर सरेआम उछाल दी थी। उसने यकीनन अपनी बहुत तस्वीर महसूस की होगी। शहराम ने उसके वक़ार को बुरी तरह कुचला था जबकि उसकी दादी का इंतकाल हो गया था और वो इस वक़्त बेहद दुःख में थी। उसे 2 बोल तसल्ली की ज़रूरत थी। उसे किसी अपने के शाने की ज़रूरत थी, जहाँ वो सर रख कर अपना दुःख हल्का कर सके। उसे किसी अपने की गर्म मोहब्बत भरी आगोश की ज़रूरत थी जिसके हिसार में वो दिल का बोझ लुटा सके। लेकिन इसके बरक्स ये हुआ कि बजाय तसल्ली के 2 बोल बोलने के, शहराम ने उसकी इज़्ज़त-ए-नफ्स बुरी तरह कुचल दी थी। उसे याद आया कि किस तरह थोड़ी देर पहले मुलाज़िमत तक उसे ये कह चुकी थी कि आपको गलतफ़हमी हुई होगी। मुलाज़िम तक समझ रहे थे और एक वो था, जो खुद आँखें रखते हुए भी अंधा बन गया था। वो बदहवास होकर भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया, कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी मुतवर्रम आँखें मूंदे पीले कमज़ोर चेहरे और निढाल वजूद समेत बेड पर चित लेटी हुई थी। बेहिस्सी, जैसे कोई मुर्दा हो। बेइख्तियार परेशान होकर उसकी तरफ लपका और बेड पर उसके करीब बैठ गया। उसे इसमें कोई तहरीक महसूस नहीं हो रहा था। दिल में वसवसों ने सरगोशी की। वो झुका था और हाथ उसकी नाक के आगे रखकर जांचा कि सांस आ रही है या नहीं। तभी आफरीन ने अपनी मुतवर्रम नमनाक भारे पपूटे खोल दिए। शहराम को अपने पास बैठा देखकर इसकी आंखों में बेजारी का रंग उभरा था। वो अपने निढाल वजूद को जबरदस्ती घसीट कर उठकर बैठी। शहराम ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देना चाहा, तभी आफरीन ने इसके हाथ रोककर भिंची-भिंची आवाज़ में बोल पड़ा। मुझे कैद करके भी तसल्ली नहीं हुई क्या शहराम साहब? अभी कोई और भी सज़ा देनी है तो दीजिए। शहराम के दिल को जैसे किसी ने मसला था। वो अब इसका दर्द महसूस कर रहा था, वहीं पर उसे साँस लेते, बोलते देखकर सुकून भी मिला था। तुम्हारी दादी की डेथ हो गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शर्मिंदा-शर्मिंदा सा वो शिकायत कर गया। वो इससे माफ़ी माँगना चाह रहा था मगर इसकी खुद साख्ता अना आड़े आ रही थी। आफरीन के पपूटे लरज़ने लगे। नज़रें झुक गईं। बोलो, बताया क्यों नहीं मुझे? मैं सारी रात तुम्हें कॉल करता रहा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तो मैं परेशान हो गया कि कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो गया हो। वो इस पर झुका शर्मिंदगी से सफाई दे रहा था। इसके आखिरी जुमले पर उसने तंज़िया नज़रों से शहराम के शर्मसार चेहरे को देखा। नहीं, आफरीन ने उसके सफाई में कहे गए जुमले रद्द कर दिए थे। आप इसलिए परेशान नहीं हुए शहराम कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो गया हो, बल्कि आप इसलिए परेशान हुए कि कहीं मैं किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर गुलछड़े तो नहीं उड़ा रही। आफरीन ने सिसकी भरी। आफरीन मुतवर्रम थी और आँखें मुतवर्रिम थीं और आँखों के मुतवर्रम होने का सबब जानकर अब शहराम को दिली अफ़सोस हुआ कि वो ये क्या कर बैठा था। क्या कभी आपने ज़िंदगी में अपना प्यारा खोया है? क्या आप जानते हैं, अपनी जान से प्यारा और आखिरी सहारा खो देने का दुःख क्या होता है? और और जब अपने प्यारे की मैय्यत आपकी आँखों के सामने बेजान मुर्दा पड़ी हो तो क्या दिल करेगा फ़ोन उठाने को? क्या किसी फ़ोन का जवाब देने को? जवाब दें शहराम। शहराम के दिल को जैसे किसी ने ज़ोर से मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो अच्छी तरह अब इसका दर्द समझ रहा था। इसके अलावा आपने मुझसे पूछा ही नहीं, ना ही आपने मुझ पर यकीन किया। शुरू से ही आपने ज़हन में सोच लिया कि मैं और अय्यज़ अगर साथ गए हैं तो यकीनन किसी होटल में गुच्छड़े उड़ाने गए होंगे। आफ़रीन के अल्फाज़ तंज़ में डूबे हुए थे। यहाँ तक कि जब मैं रात भर जागती रही, रो-रो कर गम से निढाल हुई तो आपने फ़रमाया कि मेरी थकन की वजह कुछ और है। यही नहीं बल्कि आपने मुझे इस पराये आदमी के सामने घसीटा जैसे
अचानक ही कमरे में ऑक्सीजन घुटने लगी। उसकी जान सांस पर जैसे वजन आ पड़ा था। रुक रुक कर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अपने लिए कहे गए सख्त अल्फाज तकलीफ दे थे, बमुश्किल अदा हो रहे थे, जैसे मैं कोई तवाइफ हूँ जो अपना जिस्म बेचने निकली हो। जुमला मुकम्मल करके वो सिसकने लगी। इसके अल्फाज मातम कर रहे थे। आंसू ऐसे बहने लगे जैसे आंखों के दरिया का बंध टूट गया हो। शहराम की शानें झुक गए। शहराम से नजरें झुक गई। शर्म से नजरें झुक गईं। अल्फाज पर जब चुप की मोहर लग गई। होंठ सिल से गए, जैसे किसी ने गूंद लगाकर चिपका दिए हों। उसने कुछ कहने के लिए होंठों को हरकत देनी चाहिए थी, मगर ज़बान तक पर तड़ा पड़ चुका था। अल्फाज अंदर ही अंदर मचल मचल कर मातम करना थे। हाय शहराम, ये क्या कर दिया? तुम्हें इसकी फीलिंग्स की अभी तक केयर है? शहराम अपनी सोच को कंट्रोल न कर सका। बोला भी तो क्या? वही आयुस्त केयर करती है मेरी चूती। वही था जिसने मुझे सबसे पहले धोखा दिया। वही शख्स था जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। मैं पहले ही इसकी वजह से अपना वक़ार खो चुकी थी, लेकिन कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसको बर्बाद करने वाला इसके हाल का गवाह हो। मैं इस बदमाश शख्स को दिखाना चाह रही थी कि मैं इसके बिना भी खुश रह सकती हूँ, मुतमईन रह सकती हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ। लेकिन इसकी बजाय हुआ क्या? आपने आपने मुझे उसके सामने एक चीज़ बना दिया। वो बिस्तर पर मुक्के मारने लगी थी। फिर बालों में उँगलियाँ फँसाकर रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। जब तक किसी के पास पैसा और ताकत हो, तब तक तब तक कोई भी मुझे अपने साथ लेकर जा सकता है। क्या मेरी कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स नहीं? बोले शहराम, क्या मेरी कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स नहीं बची? रो-रो कर वो थक चुकी थी, आवाज़ रंध गई थी, थक कर तकिए से टेक लगा गई। शहराम ने उसे होंठ भींच कर देखा और उसके सब अल्फ़ाज़ उसके दिल पर लगे थे। लेकिन आफ़रीन के लहजे पर वो फिर से तप गया। क्या तुम मुझे धमकी देना चाह रही हो? इसके जुमले ने आफ़रीन को दिल ही दिल में हँसने पर मजबूर कर दिया। वाक़ई ये शख़्स अक्ल से पैदल था। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं जो आपको धमकी दे सकूँ। वो फीका-सा खुश्क होंठों से मुस्कुराई। मैं तो आपकी मकरूज़ हूँ, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक। मेरे जिस्म का बाल-बाल आपका मकरूज़ है शहराम सूरी। उसने अपने सीने पर मुक्के मार-मार कर जताया कि वो इसकी कितनी मकरूज़ है। आपने मेरी बार-बार ज़िंदगी बचाई है, सो मैं आपकी मकरूज़ हूँ। चाहे आप मुझे मार दें, मैं मकरूज़ हूँ। आप मुझे झुकाते रहें, मैं कुत्ते की तरह झुक जाऊँगी क्योंकि मैं आफ़रीन यज़दानी आपकी मकरूज़ हूँ। मैं आपकी हुकूमत अभी नहीं कर सकती। नेवर, मैं गलत थी। अब खुश? उसने हाथ जोड़ लिए, फिर जैसे थक गई और करवट बदलकर आंखें मूंद ली। शहराम दंग सा खड़ा था। वो वकील था, अल्फाज का खेल खेलने का माहिर। लेकिन आज वो बुरी तरह अफरीन से हारा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काफी लम्हे खामोशी की नजर हो गए। शहराम जब चुप 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 बैठा उसकी पीठ को देखते शर्मिंदा शर्मिंदा सा सोचों में गुम था। आफरीन ने जब कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो करवट बदलकर उसे देखा जो अभी तक स्टिल बैठा था। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए खाना पकाऊं? मैं जाती हूँ। वो कमज़ोर सा बाजुओं का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी तो शहराम ने बढ़कर उसे थाम कर रोका। बस लेटी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम करो तुम। उसने ज़बरदस्ती उसे लटाया। सही, मैं तो भूल ही गई, आपने मुझे कैद में रखा हुआ है। आफरीन तंज़िया मुस्कुराई। ताबड़तोड़ धड़कनों ने उसके ज़हन को कमज़ोर करके रख दिया था। वो अभी तक शॉक्ड हालत में थी। आफरीन, क्या तुम्हारा हो गया? अब बस, मानता हूँ मैं गलत था, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, ये मेरी गलती है। उसने सर झुकाया, लेकिन आफरीन बेतासुर चेहरे के साथ उसे सपाट नज़रों से देखी गई। उसके लिए अब शहराम की माफ़ी बेमायनी थी। आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है शहराम साहब, आप मेरे मालिक हैं। सो आप जो भी कहें, जो भी करें, सही होगा। उसके ज़िद्दी जुमले सुनकर शहराम के सर में अब दर्द होने लगा था। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने आज तक कभी किसी से इतना न सुना था, न बहस की थी। उसे आफरीन की ज़िद फ़िज़ूल लगी थी। कुछ भी हो, बहरहाल मैं बहस नहीं चाहना। तुम आराम करो, तुम्हें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इजाज़त है। वो ये कहते उठा और नीचे जाकर किचन से खुद इसके लिए खाना गर्म किया। कमरे में लाकर बेड पर रखा। उसे सहारा देकर उठाया। आफरीन बिना चूं चुरा किए उठकर बैठ गई थी। खाना खाओ। शहराम ने सोचा उसे आफरीन को मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे, लेकिन आफरीन ने बिना इसकी हुक्म अदुली किए उठकर चुपचाप खाना खाया। वो बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बेतासुर थी। ऐसा रोबोट जैसे इसका मालिक जो हुक्म देता वही करता है। ऑन करो, ऑन हो जाए। ऑफ करो, ऑफ हो जाएगा।
शहराम बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। उसे किसी औरत को मनाने का तजुर्बा नहीं था। वो समझ रहा था कि आफरीन का ये अंदाज अजीब है। अब जबकि वो माफ़ी मांग चुका था तो आफरीन को भी नॉर्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन वो वैसे ही थी, सर्द, जैसे बर्फ की सिल। दूसरे दिन आफरीन सवेरे ही उठ गई। शहराम काफ़ी देर पहले का जागा हुआ था। उसे उठते देखकर हैरानी से पूछ बैठा, तुम क्यों उठ रही हो? आराम करो। आपके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। वो मामूल की तरह बोली, उठकर वॉशरूम में घुस गई। शहराम अपनी जगह पर दंग रह गया। अभी परसों ही इसकी दादी फौत हुई थी और अब वो भी नाश्ता बनाने के मूड में थी। कोई ज़रूरत नहीं है नाश्ता बनाने की, मुलाज़िमा खुद बना लेगी। जैसे ही वो वॉशरूम से मुंह धोकर बाहर आई, शहराम ने उठकर उसके बाजू को गिरफ्त में लेकर रोका। आफरीन ने बेतासुर नज़रों और मुतवर्रम चेहरे के साथ देखा। नहीं, ये मेरी ड्यूटी है तो मुझे ही करने दे। आफरीन नौकरानी की तरह अदब से बोली, हम नहीं खा रहे, जाओ चेंज कर आओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। वह उसके अंदाज पर बुरी तरह परेशान हुआ था। आफरीन ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। अगर वो उसे कैद नहीं कर रहा तो फिर वो जॉब पर जा सकती है। लेकिन कुछ सोचते हुए उसने सर इस बात में हिलाया। ठीक है। तैयार होने के बाद शहराम उसे शहर से बाहर ले गया था। आफरीन को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ना ही उसने पूछने की ज़हमत की। वैसे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। लेकिन जब गाड़ी शहर से बाहर एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गई तब आफरीन को पता चला कि वो उसे कहाँ लेकर आया है। ये वो जगह थी जहाँ उसकी दादी, दादा और फूफो दफन थे। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो स्पार्ट अंदाज में कब्रिस्तान की चारदीवारी को घूरते हुए बोली, फातिहा ख्वानी करने। शहराम ने मुख्तसर जवाब देकर दरवाज़ा खोला। बाहर निकलकर इसकी तरफ आया, दरवाज़ा खोलकर उसे सहारा देकर बाहर निकलने में मदद की। मैं फातिहा ख्वानी कर चुकी हूँ। आपको जाने की ज़रूरत नहीं, जब आपको इनसे कोई सरोकार नहीं था। आफरीन फिर से खुशफहमी नहीं पालना चाहती थी। अय्यज दौरानी तो फातिहा ख्वानी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा आफरीन बेगम? वो तल्खी से बोला, क्या तुम मुझे ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा सिर्फ नाम नेहाद शौहर हूँ? तो आपने मुझे बीवी कब समझा या बीवी की तरह बर्ताव किया? मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए शिकायत कर गई। आपने खुद ही कहा था, आपका मेरी फैमिली से कुछ ना जाए। शादी के शुरू दिन वाला जुमला उसे याद दिला दे। लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा था कि अगर कोई फोत हो जाए तो उसकी फातिहा ख्वानी भी नहीं करूंगा। नरमी से कहता उसे सहारा देता आगे बढ़ा। शहराम ने जेब से रुमाल निकालकर सर ढांपा जबकि आफरीन को ब्लैक स्कार्फ पहना हुआ था। अगरबत्तियां जलाने के बाद शहराम अचानक दादी की कब्र के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। इसके पतले तो वैसे हिल रहे थे जैसे कुछ कह रहा हो। आफरीन कदरे हैरान हुई। उसे शहराम से इस कदर नरमी की तवक्को नहीं थी। वो खामोशी से उसे देखे गई। एक अनजाना सा एहसास इसके दिल में उभरा था जब शहराम ने दुआ खत्म की। तब वो बेख्तियार पूछ बैठी, आपने मेरी दादी से क्या कहा? शहराम ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा, जब तक तुम फर्माबरदारी से मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा ताकि वह सुकून से रह सके। इसकी बात पर आफरीन का मुंह बन गया। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आप मुझ पर एतबार भी करें। वो उसे देख कर रह गया, मगर बोला कुछ नहीं। दादी की कब्र पर फातिहा के बाद उन्होंने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ी, फिर अपनी पप्पो की कब्र पर आई। शहराम खुतबे पे कुंदा तस्वीर को देखकर ठटक कर रुक गया। वह हैरानी से कभी तस्वीर और कभी आफरीन को देख रहा था, क्योंकि दोनों में उसे सर मुँह फ़र्क नज़र नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे आफरीन तस्वीर से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। ये खातून, ओह! ये मेरी फूफो हैं। आफरीन ने तारुफ़ करवाने के बाद फातिहा के लिए हाथ उठा दिए। ये तो तुमसे काफ़ी मिलती-जुलती नज़र आ रही हैं। फातिहा के बाद वो तजस्सुस से बोला। इसके ज़हन में कई सवालात उछल-कूद कर रहे थे। मेरी दादी भी यही कहती थी कि मैं और मेरी फूफो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। कभी-कभी वो मुझे फूफो की शायरीन के नाम से बुला बैठती थी। आफरीन ने फिर से दादी के लिए दुःख में खो गई। आँखों से आँसू बहने को बेकरार हो गए थे। सच्ची बात यह है कि तुम्हें और तुम्हारी फूफो में 100% मुमासलत है। जाफ़र और उसकी बीवी का तुम्हारे साथ बुरा सलूक देखकर मुझे शक होता है कि तुम अपनी फूफो की बेटी हो। उसने बहुत सोच समझ कर अंदाज़ा लगाया था। अब इसे तहकीक करनी थी। आफरीन तो ये सुनकर हक्का-बक्का रह गई लेकिन फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया। ये नामुमकिन है। मेरी तो फूफो ने शादी ही नहीं की और छोटी उम्र में इंतकाल कर गई थी। इनकी बेटी कैसे हो सकती है? हालांकि दिल ही दिल में वो खुद भी मुतजस्सिस थी। शहराम की बात और इसका सवाल का ज़ाविया उस तरफ ज़रूर गया, लेकिन फिर वही बात कि उसकी फूफो गैर शादीशुदा फ़ौत हो गई थी। दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। शहराम का नरम रवैया देखकर
आफरीन ने उसे झिझक कर देखा। मैं जॉब पे जाना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। शहराम ने एक थकी-थकी साँस खारिज की और आसमानों की वसतों में देखते हुए बोला, तुम्हें अब मेरे सामने डरने, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ़ अय्यस और वलीद जैसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरी हर कॉल का जवाब देना होगा, चाहे कुछ भी हो। उसका अंदाज़ नासहाना था। आफरीन फर्माबरदारी से सर हिलाकर कहा, ठीक है। अभी वो इससे बहस करके ज़िद करके अपनी बात नहीं मनवा सकती थी। अभी उसे फर्माबरदारी के सारे तकाज़े पूरे करने थे, ताकि उसे जॉब करने का मौका मिल सके और वो काफ़ी सारा कमा सके और शहराम की फ़ीस अदा कर सके। कंपनी में वापस आने के बाद उसने हडसन कॉर्पोरेशन के मैनेजर से राब्ता किया। मैनेजर से मुलाकात का वक्त तय करने के बाद वो दोपहर को हडसन के सेल्स सेंटर गई। सेल्स सेंटर की पहली मंजिल आने-जाने वालों के लिए भरी हुई थी। वो घरों के फ्लोर प्लान्स का मुताला करने के लिए फ्लोर प्लान के सामने खड़ी थी। ये नहीं देखा कि कोई दूसरी मंजिल पर खड़ा उसे ऊंचाई से देख रहा है। वो कोई शख्स कोई और नहीं बल्कि रबीका जोन्स थी, जो अभी कहीं से बाहर नमूदार हुई थी और हडसन के नई प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जनरल मैनेजर बन गई थी। वो कौन है और यहाँ क्यों है? रबीका ने मुड़कर रेबेका ने मुड़कर डिप्टी डायरेक्टर ब्रूनो कैलिंग को देखा, जो उसकी चापलूसी में मसरूफ था। वो वो डॉल्टन डिज़ाइन्स से डिज़ाइनर है। वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने आई थी, शायद नई प्रॉपर्टी के अंदरूनी डिज़ाइन के लिए। रेबेका ने समझा कि वो समिट की वारिस होगी। अब जबकि समिट फ़रोख्त हो गया था, वो कैथरीन से अपनी हड्डियों से नफ़रत करती थी। क्या मेलबोर्न में कोई और कंपनियाँ नहीं हैं? उसे टॉल्टन डिज़ाइन क्यों होना चाहिए? टिल्टन की कारकर्दगी की रफ्तार इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन ये अभी तक पत्थर पर कायम नहीं हुई है। वो यहाँ सिर्फ इसके बारे में बात करने आई है। इस औरत की आंखों में ये सुनते ही एक अजीब सी चमक लहराई और सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ एवल ईवल मुस्कुराहट में ढल गए। वो यहाँ की जनरल मैनेजर थी। वो अब किसी भी तरीके से आफरीन से निमट सकती थी। उसने लंबे सुर्ख नेल पॉलिश से रंगे नाखून वाली उंगली डायरेक्टर की तरफ उठाई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें दरवाज़ों और खिड़कियों का प्रोजेक्ट दिया जाए? तुम कर सकते हो अगर तुम इस शख्स को सबक सिखा दो, तब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। डायरेक्टर की आंखों में ये सुनकर चमक आई। किस किस्म का सबक? ये तुम पर है। वो मरती है या जिंदा रहती है, मसला नहीं। उसकी आंखों में सफाकाना रंग गहरे होने लगे थे। तामीराती जगह पर वैसे भी कई हादसात होते रहते हैं, तो ये भी एक हादसा ही लगना चाहिए। उसने डायरेक्टर को तंबीहाना नजरों से देखा। बस मेरा नाम ना आए, वरना वो धमकी देती बोली। डायरेक्टर ने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश की। ये औरत वाकई बेहद जालिम थी। हालांकि ये बड़े शेयर होल्डर की बेटी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि इस शेयर होल्डर की बेटी इस कदर जालिम होगी। जाफर इस्तानी की कंपनी डाउन होने के बाद वो ऐसे कारपोरेशन आ गया था और फिर पता नहीं कैसे पुरस्कार तरीके से जाफर इस्तानी रातों रात ऐसे कारपोरेशन का शेयर होल्डर बन गया था और अब ऐसे कारपोरेशन का चेयरमैन जाफर इस्तानी था। ये पुरस्कार गुत्थी किसी से सुलझ ना सकी। आफरीन काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, लेकिन मैनेजर ने नहीं मिलना था, नहीं मिला। शाम हो गई। वो इंतज़ार कर कर के तंग आ गई। उसने सोचा कि कहीं फिर शहराम ने उस पर शक करके पाबंदी लगा दे, उसे फ़ोन करके इत्तला देनी चाहिए ताकि उसे देर हो सकती है। हेलो, शहराम, हो सकता है आज मुझे देर हो जाए। मैं अभी तक अपने क्लाइंट का इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी आवाज़ में बेज़ारी के साथ थकन भी थी। ये सुनकर शहराम रिलैक्स हुआ कि आफरीन को अब उसकी नाराज़गी और परेशानी का ख़्याल है, लेकिन साथ उसे ये बहुत बुरा लगा कि इसकी बीवी को कोई इंतज़ार करवा रहा है। तुम कहाँ पर हो? बेइख्तियार पूछ बैठा। ऐसे कारपोरेशन में। आफरीन ने दीवार पर लगे कंपनी के मोनोग्राम पर नज़र जमाते हुए बताया। ओह! अच्छा। शहराम इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो अभी अपने क्लाइंट से मिलकर वापस ऑफिस जा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा वो इस कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं है। आफरीन ने महसूस किया कि वो मज़ीद कुछ पूछने का इरादा नहीं रखता, सो टेक केयर कह के कॉल बंद कर दी। कुछ ही देर में एक दुबला-पतला आदमी अंदर आया। हेलो मैम, क्या आप मोहतरमा आफरीन यसानी हैं? आइए मैं आपको साइट दिखाने के लिए ले चलता हूँ। ये मेरे नाम का कार्ड है। उसने कार्ड बढ़ाया। आफरीन ने बिज़नेस कार्ड को देखा और उसका नाम हदीद आलिम था। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कोई बात तय किए आप मुझे साइट दिखाने लेकर जा रहे हैं? आफरीन को ये कुछ अजीब लगा। मैम, जाज़िब साहब से हमारी बात तय हो चुकी है, इसलिए आप फ़िक्रमंद ना हों। चलिए। उसने अजीब अंदाज़ में उसे कहा। इसके अंदाज़ में जल्दबाज़ी साफ़ दिखती थी। कंपनी इन घरों को बहुत अहमियत देती है। जो डिज़ाइनिंग कंपनियाँ आती हैं, वो आमतौर पर अपनी पैमाइश
साइट पर करती हैं। वो मुसलसल उसे बातों में लगाए साइट पर लेकर जा रहा था। आफरीन को ये बात अटकी। क्या दूसरी डिजाइनिंग कंपनियां भी आ रही हैं? जी हाँ, एक और कंपनी है जिसके बारे में हमारे मैनेजर को ही मालूम है। वो तफसील से नहीं बता सका था। दोनों गपशप करते जा रहे थे। आफरीन ने हदीद आलम से मुखालिफ कंपनी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की और नादानिस्ता तौर पर साइट के पिछले हिस्से में चली गई। मैम, आप वहाँ से अंदर जा सकती हैं। हदीद ने कंस्ट्रक्शन साइट वाले हिस्से की तरफ इशारा करते कहा। आफरीन इसकी बात मानकर बिना सोचे समझे उस तरफ बढ़ी। अचानक पीछे से जोरदार आवाज के साथ किसी ने चीख कर उसे रोका था। रास्ते से हटो आफरीन! कोई जोर से इसका नाम लेकर चीखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी दो मजबूत वजूद ने उसे खींच कर उस जगह से दूर धकेला और अपने साथ लेता हुआ कुछ दूर जाकर गिरा। ठीक उसी लम्हे 7-8 सिरामिक की टाइल्स वहां पर धड़-धड़ करते गिरी, जहां पर वो कुछ लम्हा पहले खड़ी थी। हर तरफ टाइल्स के टुकड़े बिखर गए। धूल उड़ रही थी। फिजा में सिवाय धूल मिट्टी के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आफरीन किसी के मजबूत वजूद के हिसार में महफूज रह गई थी। उसका चेहरा इस मर्द के सीने में पेवस्त था। वो थर-थर काँप रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता मिट्टी धूल बैठने लगी, तब आफरीन को होश आया कि वो किसी मर्द के सीने में दबी हुई है। अगर वो उसे ना बचाता तो भी यहाँ पर आफरीन के वजूद का नामो-निशान भी ना होता। क्या आप ठीक हैं? क्या तुम ठीक हो? दोनों ने एक साथ ही जुमला बोला। आफरीन जानी-पहचानी आवाज़ पर चौंक कर होश में आई और अब इसके चेहरे को देखा तो शदीद हैरत का झटका लगा। ये शहराम सूरी था, उसका शौहर, उसका मुहाफ़िज़। तुम बेवकूफ़ लड़की, किसने कहा तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर आने के लिए? शहराम ने उठकर उसे ही एक हाथ से उठाकर अपने पैर पर खड़ा किया। वो अभी तक काँप रही थी। शहराम ने इसके काँपते लरजते वजूद और खौफ से पीले पड़ते चेहरे को देखा तो खींचकर साथ लगा लिया, जैसे वो मताए जान हो। अगर उसे कुछ पल देर हो जाती तो क्या होता? वो तसव्वुर करते भी काम गया था, लेकिन मर्द था, संभल गया था। मैं यहाँ कमरों की मेजरमेंट लेने के लिए आई थी। वो खौफज़दा सी उसे बता रही थी। उसकी टाँगें काँप रही थीं। उसे ताज्जुब था, क्या ये इस साल उसके लिए मनहूस है? वो जहाँ भी जाती है, इसके साथ कोई न कोई हादसा पेश आ जाता है। तो फिर हेलमेट क्यों नहीं पहना? शहराम इस पर चीखा। वो अंदर से डर गया था, अगर वो ना आता तो क्या होता? क्या आफरीन बच सकती? अगर मैं ना यहाँ पे आता तो यहाँ इन टाइल्स के टुकड़ों की तरह पिटी होती। वो बाज़ी हमें इस पर धाड़ रहा था। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। अचानक उसने नोट किया कि उसके दाएं बाजू पर मलबे के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे याद आया कि शहराम ने उसे बाएं हाथ से खींचकर थामा था। उसने दायां बाजू इस्तेमाल नहीं किया तो क्या? ये ख्याल ही उसके सुहाने रूह था कि वो इसकी वजह से जख्मी हुआ है। सिर्फ इसकी वजह से। उसे बचाते हुए शहराम ने खुद पर सिरामिक के टुकड़े बर्दाश्त कर दिए थे। आफरीन ने कांपते हाथ से इसके कंधे को छूकर देखना चाहा। आह, आपका बाजू जख्मी हुआ है। अंदर के खौफ को लफ्जों की जबान दी, लेकिन शहराम ने कंधा इसके पहुंच से दूर कर दिया। डोंट टच, तकलीफ हो रही है। शहराम ने तकलीफ दबाई। वो उसे देखना चाहती थी, लेकिन शहराम ने उसे हाथ तक न लगाने दिया। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। आफरीन के कांपते हुए हाथ नंबर मिलाने लगे। वो ये जानकर ही परेशान थी कि शहराम को सीरियस चोट लगी है। हालांकि शहराम ने जैकेट पहनी हुई थी, जिससे जख्म का पता नहीं चल रहा था। परेशान मत हो, चोट गहरी नहीं है। शहराम का रंग पीला पड़ा हुआ था, मगर तकलीफ के बावजूद भी शहराम का चेहरा खड़े पानी की तरह सख्त था। अभी उसने कॉल खत्म की ही थी कि वही दुबला-पतला आदमी बदहवास सा हुआ भागता हुआ आया। मैम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था ऐसा होगा। तो ये तुम थे जो उसे यहाँ लाए? मैं इसके पीछे की साजिश को जान कर ही रहूँगा। इस साजिश के प्लान करने वाले को तो देख लूँगा मैं। वो जो कोई भी है, उसे बता देना कि आफरीन को अकेला समझने की गलती मत करे, वरना वो उसे ज़बरदस्ती धमकी देता, आफरीन को हिसार में लेकर वहाँ से निकल आया। पीछे हदीद आलम ने कांपते हाथों से किसी को कॉल मिलाई थी। हेलो सर, प्लान नाकाम हो गया। आफरीन काफ़ी शशोपंज में पड़ चुकी थी। प्लीज़ मुझे दिखाइए। उसने हाथ बढ़ाकर इसका जख्म देखना चाहा, लेकिन शहराम ने खुद को इसके हाथ की पहुंच से दूर कर दिया। अच्छा, तुम डॉक्टर हो क्या? जानती हो कि जख्म देखकर जख्मों का इलाज कैसे करते हैं? मैंने खिजी से उसके पिछले सलूक पर तंज किया, कसा। आफरीन समझकर खामोश रह गई। इसके अल्फाज वो खूब समझ रही थी। वो इसके सलूक को निशाना बना रहा था, लेकिन इस वक्त बैठकर ये मामला सुलझाने की बात नहीं थी। उसके जख्मों से खून रसकर उसकी शर्ट को दागदार कर चुका था। शर्ट का ऊपरी हिस्सा चिपचिपा गया था, जिससे साफ जख्म की गहराई का पता चल रहा था। आपके कंधे से खून बह रहा है शहराम। वो बेचैनी और फिक्रमंदी से बोल उठी। बकवास नहीं करो। उफ!
اس کی کیئر پر شہرام کو غصہ آ گیا، لیکن چیخنے سے زخموں میں ٹیس ابھری تو بے اختیار اف کر گیا۔ اس کی پیشانی ارک آلود ہو چکی تھی، حالانکہ یہ سرد موسم تھا۔ آفرین نے پریشانی سے اس کی پیشانی پہ پسینہ دیکھا اور پھر سے ایمبولینس کو فون کرنے لگی۔ وہ ہاسپٹل میں آپریشن روم کے باہر شہرام کے خون آلود کپڑے تھامے پریشانی سے چکر لگا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا وہ کب سے رو رہی تھی۔ اسے اپنے آنسوں کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ اسے صرف اندر آپریشن روم میں شہرام کا خیال تھا۔ اگر اس کی جگہ وہ ہوتی تو اتنے گہرے زخم سہ نہ پاتی اور یقیناً درد سے بے ہوش ہو چکی ہوتی، لیکن شہرام نے خاموشی سے تکلیف سہی تھی۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہرام کی شخصیت کو کن الفاظ سے بیان کرے۔ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کبھی وہ وقت تھا جب وہ اس سے نفرت کرتی تھی کہ وہ اس سے ہمیشہ ذلیل کرتا آیا تھا، لیکن اس بار شہرام نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ اس کی خاطر شدید زخمی ہوا تھا اور یہ احساس اسے اندر سے اندر مار رہا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو یقیناً وہ مر چکی ہوتی۔ میم، ڈونٹ کرائی۔ ان کی پیٹھ پر زخم اتنے گہرے نہیں ہیں۔ آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کچھ دیر میں ان سے مل سکتی ہیں۔ آفرین جو رو رہی تھی اسے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ ایک نرس اس کے تسلی دینے پر چونک اٹھی۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ اور اسے پتہ بھی نہیں چلا؟ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا چہرہ صاف کیا تو واقعی آنسو ہی تھے۔ کچھ دیر کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ بھاگتی ہوئی وی آئی پی روم میں گئی، جہاں شہرام پٹیوں میں جکڑا زرد چہرہ لیے لیٹا تھا۔ شہرام نے اس کے روئے رہے چہرے کو دیکھ کر دل میں میٹھی میٹھی سی کسک محسوس کی تھی۔ وہ اس کے لیے رو رہی تھی۔ شہرام نے چاہا کہ اس پگڑی کے ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کروا دے، مگر درد کی وجہ سے وہ بازو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ واقعی اس سے پیار کرتی تھی، اسے زخمی نہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ کتنا بے وقوف تھا، اس کی محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ اس وقت ایک نرس اندر آئی۔ اس نے شہرام کی ڈرک میں ایک دو انجیکٹ کیا اور مسکراتے ہوئے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ میم، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ یہ میری وائف ہے۔ شہرام نے آفرین پر نظر ہٹائے بنا نرس کو جواب دیا۔ اس کے جواب پر آفرین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں خوشگوار رنگ اترنے لگے۔ پہلی بار اس شخص نے اس کا تعارف بطور وائف کروایا تھا۔ اس کا مطلب وہ اسے بیوی مان رہا ہے۔ وہ اسے دیکھے گئی، دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آفرین کا دل ایک نئی لہر میں دھڑکنے لگا۔ یہ خیال ہی بہت رومانٹک تھا۔ اس کی بیوی، اس کے دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ ماشاء اللہ، سر آپ کی وائف بہت خوبصورت ہے۔ باہر کب سے رو رہی تھی؟ نرس نے اسے بتایا۔ اس وقت ہادی اور شیش اندر آ گئے۔ کیسے ہو یار؟ ڈرا ہی دیا ہمیں تو، شیش نے پریشانی سے کہا اور ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہادی نے کھانے پینے کی اشیاء کو ٹیبل پر رکھا اور ساتھ ہی پھولوں کا بکے بھی۔ اب ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، ہلکی پھلکی چوٹ ہے، شہرام نے لاپرواہی سے کہا، حالانکہ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اب تو تم ادھر ہسپتال میں ایڈمٹ ہو، ادھر فرم کو کافی سارے مقدمات کو پوسٹ پون کرنا پڑے گا، ہم کو 1 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوگا، شیش نے جیسے شکایت کی۔ شہرام نے آفرین کے جھکے جھکے بھیگے چہرے کو دیکھ کر ہنکارا بھرا۔ اسے ادا کرنے دو، میں اس کو بچانے کی کوشش میں ہی زخمی ہوا ہوں، تو اب آفرین کو چاہیے کہ نقصان کے پیسے ادا کرے۔ شہرام نے آفرین کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا، لیکن اس دوران ایک بار بھی نظریں آفرین کے چہرے سے نہیں ہٹا تھیں۔ اس کے یہ خیال ہی خوبصورت تھا کہ وہ اس کے لیے رو رہی ہے۔ آفرین نے بھلکی پلکیں اٹھا کر حیرت سے اس کو دیکھا اور اندر سے دہل کر رہ گئی۔ اف، 1 ارب روپے؟ وہ تو مر کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ شیش نے شہرام کی بات پر آفرین کا روحانسا چہرہ دیکھا۔ وہ شہرام کی بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے ہمدردی سے آفرین کو دیکھا۔ رین بھابی، اب تو آپ عمر بھر شہرام کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن شہرام کی حساس سماعت نے یہ بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کیوں؟ کیا میں تم کو اتنا ظالم لگتا ہوں؟ شہرام نے خفگی سے شیش کو گھورا۔ اس کی بات پر شیش ہڑبڑا کر کھانسنے لگا۔ میں غلط تھا میرے بھائی، میری توبہ۔ شیش نے اس کی گھوری پر اپنے کان پکڑے۔ ویسے حیرت ہے، ایسے کارپوریشن والوں کی ہمت کیسی ہوئی بنا کسی وضاحت کے تمہیں تکلیف پہنچانے کی؟ میں نے کورٹ میں کیس داخل کر دیا ہے، ایسے ہی تو جانے نہیں دے سکتے ہم انہیں۔ میں نے بھی اڑتی اڑتی سی خبر سنی ہے کہ ایسی کمپنی راتوں رات ترقی کر گئی ہے۔ اس کی سپورٹ کوئی غیر ملکی پرسرار شخصیت کر رہی ہے۔ ہادی کی پرسرچو آواز نے سب کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی بات سن کر سب کو ہی شوق لگا تھا۔ ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم کرنا ہے کہ یہ واقعی میں اتفاقی حادثہ تھا یا کسی نے جان بوجھ کر آفرین کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہرام کے پتلے ہونٹ ہلے۔
आंखों में सर्द तासुर थे। इसकी बात पर आफरीन ने चौंक कर उसे देखा। लेकिन मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा? फिर शीश को देखा। ये महज एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं शीश भाई। आपको मुखालता हुआ है। उसने शक दूर करने के बावजूद भी जैसे खुद को झुठलाया था। बीबी, भाभी, आपने रिसेंटली काफ़ी लोगों से दुश्मनी मोल ली है। सोचकर, फिर बताइएगा। शीश को उसकी सादगी पर हैरत हुई। आफरीन को लगा जैसे वाकई वो कम अकल है। उसे याद था उसने कितने सारे लोगों से पंगा लिया हुआ है, जिनमें सरफहरिस्त आबिश, जाफर, मिसेस जाफर और सिंडी के साथ-साथ जन्नत भी शामिल थी। इसकी पेशानी पर तफक्कुरात की लकीरें और चेहरे पर परेशानी के साए देखकर शहराम से रहा ना गया। परेशान मत हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई तुम्हें उँगली तक से नहीं छू सकता। बेफ़िक्र रहो, मैं हूं ना, सब देख लूँगा। उसकी तकसीनियत भरे अल्फाज़ आफ़रीन के दिल को गहराई से छू गए थे। उसे समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। शीश के साथ हाथी भी खामोश रह गया। इनको अपनी मौजूदगी गैर ज़रूरी लगी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी रिन भाभी तुम्हारा ख्याल रखने को मौजूद हैं, तो हमारा नहीं ख्याल कि हमको यहाँ ठहरना चाहिए। क्यों हादी, बर्बादी? शीश ने आखिर में हादी को छेड़ा। हादी ने इस पर सपाट नज़रों से अपने बॉस के दोस्त को देखा। कहा कुछ नहीं, बस दिल ही दिल में दांत पीसे थे। हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं ख्याल रख लूँगी। आफ़रीन ने यकदम सर हिलाया।